गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने पहले लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक के, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लघु उत्तरी क्वेश्चन, है ना, ये सारे क्वेश्चंस क्या किए थे, कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को समझने जा रहे हैं। ठीक है, कौन से? हमारा लेसन है 4 डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, चलिए आज दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, आप निम्नलिखित को, है ना, आप निम्नलिखित को किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे? ठीक है, क्या बोला, किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे? तो क्या दिया पहला प्रश्न, है ना, प्रश्न क्रमांक 2 में ही ऐसे 3 प्रश्न हमको दिए हुए हैं। इन तीनों में से हम क्या समझते हैं और इसको कैसे स्पष्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है ना, D4 स्पीसीज में से क्रोमियम 2+ प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज, है ना, जबकि मैग्नीज प्रबल ऑक्सीकारक है। इसको आप कैसे समझाएंगे? प्रश्न क्या बोला है कि जो हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम 2+ में हमने पहले वीडियो में देखा है, क्रोमियम का क्या देखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है कि उसको, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो क्रोमियम 2+ एक अच्छा अपचायक है ना, और मैग्नीज एक अच्छा ऑक्सीकारक है। इसको आप कैसे समझाएंगे, है कैसे व्यक्त करेंगे, इसको देखते हैं। क्या लिखा, क्रोमियम एक अपचायक है। ठीक है, कैसे है इसको देखते हैं। क्योंकि इसमें जो D4 है, D4 जो है ना, क्या होता है, जो क्या होता है जब D कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे जाते हैं। कैसे? जो भरे जाते हैं, तो क्या ये जो D4 है, D4 क्या होता है, D3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, D3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जो D3 है वो D4 से क्या है, अधिक स्थायी है। अधिक स्थायी है, इसके कारण क्या है, ये एक अच्छा अपचायक है। ठीक है, फिर मैग्नीज, फिर क्या बोला, मैग्नीज 3 किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नीज 3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रकार से मैग्नीज 2 में, सॉरी मैग्नीज 3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज 2 में परिवर्तित होने पर जो D की घात 3 है, जो D की घात, सॉरी D की घात क्या है, 4 है, वो क्या हो जाता है, D की घात 5 हो जाता है। तथा जो D5 है वो क्या है, एक अधिक, है ना, अधिक अच्छा क्या है, ऑक्सीकारक है। क्या है, अच्छा एक ऑक्सीकारक है। कैसा रहता है देखना, है ना, डी कोष में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो जाते हैं, D5। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा ऑक्सीकारक है और अच्छा। अब देखो ये कैसे समझ आएगा भाई कि ये जो D3 था, है ना, D4 D3 हो जा रहा है ना, D4 D3 हो जा रहा है, तो ये अपचायक कैसे हुआ, और जो D4 था वो 5 हो जा रहा है, तो ऑक्सीकारक कैसे हुआ, है ना। तो देखना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो क्या हुआ, D4 से क्या हुआ, D4 से D5 हुआ। क्या था, D4 था, ये क्या हो गया फिर, D5 हो गया। D5 मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लिया मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मतलब क्या हुआ होगा, कोई इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, ऑक्सीकरण। और ये क्या है, ऑक्सीकरण कर रहा है, करवा रहा है सामने वाले का, तो ये क्या हुआ, अच्छा ऑक्सीकारक। अब इधर देखना, क्रोमियम में क्या हो रहा था, D3 क्या हो जा रहा था, D4 हो जा रहा था, D3 क्या हो जा रहा था, D4 हो जा रहा था, D3 D4 हो गया। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, हाँ देखते जाना, सॉरी D4 जो था वो क्या हो जा रहा था, ये D4 D3 में कन्वर्ट हो जा रहा था। मतलब क्या, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, और ये क्या है, अपचयन क्या कर रहा है, करवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम अपचायक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। क्या बोला, जलीय विलयन में कोबाल्ट 2 स्थायी है, परंतु संतुलनकारी अभिकर्मों, है ना, अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह सरलता पूर्वक ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, क्या बोला, जलीय विलयन में जो कोबाल्ट है वो क्या है, स्थायी है, परंतु अभिकर्मकों की उपस्थिति में क्या हो जाता है, इसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या बोला है। ठीक है,
संकुचनकारी अभिकर्मकों है ना की उपस्थिति में जो कोबाल्ट है आसानी से ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है, CO3 बना लेता है, जिसमें जिसका मतलब बनाता है जिसमें 3d6 विन्यास है, क्योंकि संकुल संकुल बनने पर प्राप्त क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है ना, विपाटन ऊर्जा CO3+ बनाने के लिए आवश्यक तृतीय आयनीकरण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है तथा 3+ है ना +3 अवस्था में स्थायी अष्टफलकीय संकुलन बन जाते हैं जो कि सामान्यतः प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या बोला इसको समझना। प्रश्न क्या था, कोबाल्ट क्या है, जलीय विलयन में क्या होता है, संतुलित रहता है ना, स्थायी रहता है, लेकिन क्या करता है, अभिकर्मकों की उपस्थिति में सरलता पूर्वक ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, जो कोबाल्ट था वो क्या बता रहा है, CO है ना, क्या था, CO2 से क्या हो जा रहा है, सॉरी जो कोबाल्ट था 2 से क्या हो जा रहा है, 3 हो जाता है। ठीक है, जिसका ये विन्यास क्या है, 3d6 है। क्या है, 3d6, क्योंकि संकुल बनाने पर प्राप्त क्रिस्टल है ना, संकुल बनाने पर प्राप्त क्रिस्टल क्या है, CO3। ठीक है, जो CO3 है ना, देखते जाना, जो CO3 है बनने के लिए आवश्यक तृतीय आयनीकरण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है तथा 3 अवस्था में स्थायी अष्टफल के संकुलन बन जाते हैं, जबकि सामान्यतः प्रतिचुंबकीय होते हैं, है ना। सामान्य क्या बोला, देखते जाना। ये जो CO2 है ना, ये जो CO2 की जो बात किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो क्या आएगा, डी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, हाँ 5, क्या होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ये क्या है, अनुचुंबकीय, क्या है, अनुचुंबकीय। ठीक, अब इसमें क्या होता है, 6 में 1 2 3 4, 3 में क्या होता है, क्या होता है बोला है ना, तो 3d6 वाला इसकी स्थिति हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, प्रतिचुंबकीय हो जाता है। क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। इसके कारण ये क्या करता है, अभिकर्मकों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, फिर क्या प्रश्न पूछा, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है क्यों, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है क्यों। अब देखते जाना क्या पूछा, जैसे क्या होता है, जो डी कक्ष सॉरी जो हमारे डी ब्लॉक में जिनका जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है लास्ट में, है ना, 3d1 4d1 या 5d1 जो आते हैं या 6d1, इन ये क्या होते हैं, एकदम अस्थायी होते हैं क्यों, है ना, ये पूछा है। तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, D1 विन्यास के आयनन अत्यंत अस्थायी होते हैं क्योंकि D1 विन्यास के इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक आयनीकरण ऊर्जा की पूर्ति जलयोजन ऊर्जा या जालक ऊर्जा द्वारा आसानी से हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है ना, उसको कौन फुलफिल कर देता है, जलयोजन में ही बाहर आ जाते हैं, जलयोजन ऊर्जा में है ना, फिर जालक ऊर्जा द्वारा आसानी से हो जाती है तथा D1 विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने पर स्थायी हो जाता है। D1 क्या है, अस्थायी है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। तो क्या करता है, स्थायी होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है आसानी से, है ना। तो D0 जो विन्यास से प्राप्त हो जाता है ना, कुछ उदाहरण भी दे दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा देखेंगे समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलिए, क्या बोला है लॉरेशियम दे दिया है, Lr 103 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, 103 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए बोला है। ठीक है, तो इधर देखते जाएंगे, लॉरेशियम का क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक एक विन्यास लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 103 है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, 103 है। ठीक है, तो पूरा नहीं लिखेंगे,
इलेक्ट्रॉन है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, पहले कम ऊर्जा स्तर कम ऊर्जा को कोशों में पहले भरे जाते हैं, है ना, किसमें भरे जाते हैं, कम ऊर्जा कोशों में भरे जाते हैं, जैसे ठीक है। तो सीधे लास्ट का बात करते हैं, कैसे भरा होगा, ये 5f14, इसका जो F ब्लॉक है ना, ये क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, F कोश भरा होगा। फिर क्या भरा होगा, 6d1, क्या होगा, 6d1 एंड 7s2, ये इसकी पूरे क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, ठीक है। ये 14 और ये होगा 7s2 एंड 6d1, ठीक है, ये पूरा ऐसा भरा होगा, ठीक है। चलिए, अब फिर क्या पूछा, क्या होता है जब, है ना, अब अगला प्रश्न है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, जब पोटेशियम पर मैग्नेट है ना अम्लीय माध्यम में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो चलो देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, पोटेशियम है ना पर मैग्नेट था, इसको किसमें अम्लीय माध्यम में करना था, अम्ल क्या लिए यहाँ पे हम लोग, H2SO4, ये H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाता है, क्या बना रहा है, K2SO4 और MnSO4, तथा क्या जल क्या हो रहा है, जो जल है वो निकल रही है और ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। फिर एक सेकेंड, है ना, और क्या बोला है, ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करता है, ठीक है। फिर क्या किए ऑक्जेलिक अम्ल को भी क्या किए, इसमें मिला दिए, क्या किए, इसमें मिला दिए, है ना। तो क्या KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड प्लस H2SO4, ये मिलके क्या बनाएंगे, K2SO4, है ना, K2SO4 MnSO4 और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो क्या होगा, जब हम, है ना, जब हम पोटेशियम मैग्नेट को क्या करते हैं, है ना, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में, प्रबल अम्ल, है ना, अम्लीय माध्यम में, कैसे माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो क्या प्राप्त होगा हमको, K2SO4 प्लस MnSO4 एंड क्या निकलेगा, हाँ, पानी निकलेगा कितना, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। तो क्या होते हैं, दो प्रकार का क्या बनेगा, लवण बना हमारा, और क्या हुआ, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा तो, है ना, क्रोमियम के साथ, तो क्या है, क्या प्रश्न था, हाँ, जब है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद्र H2SO4 एवं NaCl के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है ना। चलिए, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या किया, H2SO4 NaCl के साथ या KCl के साथ क्या किया, गर्म किया गया, तो क्या हुआ, है ना, क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी रंग की वाष्प निकली, ठीक है। क्या होता है, K2S, है ना, क्रोमियम डाइक्रोमेट को H2SO4 के साथ किए तो क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, ये सब बना, ठीक है। ये पूरा उसका दिया हुआ है, इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन, पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि। तो कौन कौन सी विधि है उसको थोड़ा सा देखते जाते हैं, है ना, दो तीन विधि है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है पहला विधि, पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि, है ना, तो पायरोलुसाइट अयस्क से पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने का निर्माण, है ना। पायरोलुसाइट क्या है, एक अयस्क है, ठीक है, और है, को क्या करते हैं, कास्टिक पोटास या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन या अन्य किसी ऑक्सीकारक जैसे KClO3 की उपस्थिति में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, पर पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। क्या क्या किए देखते जाइए, है ना, क्या क्या किए देखते जाइए, इधर 2MnO, है ना, MnO2 था, इसको क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किए, गर्म किए, तो क्या हुआ,
K2MnO4 और H2O बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकला। या इसी को क्या करते हैं, K2 है ना कार्बोनेट के साथ, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ क्या किया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए, ये डेल्टा क्या गर्म किए है ना, तो क्या हुआ K2MnO4 प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई बाहर निकली। ठीक है, कार्बोनेट के साथ करेंगे तो क्या निकलेगा, ये आता है CO2 बाहर निकलेगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति सॉरी हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करेंगे तो क्या निकलेगा, पानी बाहर आएगा। ठीक है, चलिए अब पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में क्या करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में, है ना, तो क्या करते हैं, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 के हरे पदार्थ को जल में निष्कर्षित करने पर KMnO4 प्राप्त होता है। ठीक है, KMnO क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होगा उसको पढ़ लेंगे। फिर दूसरा क्या है, रासायनिक ऑक्सीकरण, है ना, तो KMnO4 के हरे विलयन को Cl या O3 या कार्बोनेट, है ना, क्लोरीन भी होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर कार्बोनेट CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के की धारा में क्या करते हैं, प्रवाहित करने पर KMnO4 प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, KMnO4 प्राप्त होता है। ठीक है, ये पूरा उसका दिया हुआ है, क्या रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। क्या किया, K2MnO4 है ना, तो क्या किया, क्लोरीन की उपस्थिति में किया तो KCl बना, और क्या हो गया, एक के क्या हो गया, कम हो गया, बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, KMnO4 बना के, इसको ऑक्सीजन के साथ किए तो KOH बना। ठीक है, ऑक्सीजन और क्या था, पानी था इसके साथ, तो क्या हो गया, KOH हो गया और KMnO4 हो गया। इसी प्रकार कार्बोनेट था तो क्या हो गया, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और ये सब बन प्राप्त हो गया, है ना। फिर क्या बोला, लेंथेनाइट एक्टेनाइट के तीन अंतर बताइए। क्या बोला, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। लेंथेनाइट एक्टेनाइट क्या है, तो F ब्लॉक को क्या किए हैं, F ब्लॉक को दो भागों में विभाजित किए हैं। जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को बोलते हैं लेंथेनाइट, नीचे वाले को बोलते हैं एक्टेनाइट। ऊपर वाले में क्या 57 से लेकर शायद 71 तक है, और उसी प्रकार नीचे इधर 91 से लेकर कितना है, 103 के आसपास तक कुछ होगा, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, देखते हैं क्या है सही सही। ठीक है, चलिए क्या बोला है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट क्या है, विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन, है ना, N-2 कक्ष के, N-2 कक्षा के 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। अतः सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s2 4f 1 से 14 होता है। ठीक है, उधर एक्टेनाइट में क्या, विभेदीकरण इलेक्ट्रॉन N-2 के 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं। अतः सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 7s2, है ना, 7s2 5 1 से 14 होता है। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या, ये पहला वाले में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, है ना। क्या होता है, पहला F है ना, पहला F कहाँ से चालू होता है, 4f से। इसमें लेंथेनाइट में क्या होता है, सारे 4f भरे जाते हैं, है ना, ये ऐसा होगा, है ना, इसके नीचे ये ऐसे क्या होते हैं, दो होते हैं, ऐसे इसमें कितने परमाणु होते हैं, 14। ठीक है, कितने होंगे, 14 होंगे, है ना, और ये सब किस में भरे होंगे, इनके सारे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है 4f कोष में भरे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, 5f में भरे होते हैं। और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पहले वाले का लेंथेनाइट का 6s2 4f 1 से 14, और इसका 7s2 5f 1 से 14। ठीक है, चलिए फिर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है, जिसके लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं, त्रिज्या में कमी आती है। ठीक है, फिर क्या है, परमाणु या आयनिक त्रिज्या में क्रमिक रूप से कमी होती है, इसे एक्टेनाइट संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइट संकुचन लेंथेनाइट्स में होगा, एक्टेनाइट संकुचन एक्टेनाइट्स में होगा। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 से 2 होती है ना, +3 से 2 तथा 4 होती है। ठीक है, और इसका कितना होता है, 3, सामान्यतः 3 है, लेकिन विशिष्ट अवस्था में, है ना, +4 6 7 भी प्रदर्शित करते हैं। फिर इनके यौगिक कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं तथा ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते। फिर ये क्या है बोला है, अत्यधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। ऑक्सो आयन मतलब, ठीक है, ये सब दिया है, ऑक्सीजन प्लस आयन टाइप का बनाते हैं। फिर लेंथेनाइट में संकुचन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, संकुल बनाने की प्रकृति क्या होती है, कम होती है। एक्टिनाइट में
संकुल बनाने की प्रकृति ज़्यादा होती है। ये सब क्या है, मेन डिफरेंस है। चौथा, ये पांचवा जो है क्या है, 2 मिनट ना, इसको सबको मिटा देता हूँ। हाँ, क्या बोला, ये जो है पांचवा अपना दोनों का, ये क्या है, मेन है सब, ठीक है। यही क्या है, डिफरेंस है ज़्यादा, बाकी तो लगभग मिलता जुलता है। इसमें लेंथेनाइट संकुचन है, उसमें एक्टेनाइट संकुचन है, ठीक है। लेंथेनाइट में लेंथेनाइट संकुचन है, इसमें एक्टेनाइट में एक्टेनाइट संकुचन है। फिर ये क्या है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब कम शो करती हैं, अधिक अत्यधिक क्षारीय होते हैं। लेंथेनाइट है ना, लेंथेनाइट में क्या है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम, इसमें संकुल क्या होता है, अधिक बनता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसमें अंतर है। फिर नेक्स्ट, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय क्यों होते हैं भाई, क्योंकि हम लोग देखें क्या होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, है अनुचुंबकीय होगा, क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। फिर क्या बोला, संक्रमण धातुओं की कणता एंथैल्पी का मान उच्च होता है। क्यों उच्च होता है, पहले देख चुके हैं। है ना, क्योंकि इनका क्या होता है, आयनन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा सब क्या होता है, मैक्स होता है, ठीक है। फिर क्या है, संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उच्च उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हाँ, फिर रुको रुको, ये तीसरा, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। मैं क्या बोला था पहले, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे हैं क्या होगा क्या होता है जब सामान्यतः क्या होता है, रंगीन होते हैं, ठीक है, ऐसा बोला। तो रंगीन होते हैं क्यों, क्योंकि जिस कोष का है ना, किसी भी डी ब्लॉक के किसी भी तत्व में क्या होगा, ये क्या है, डी ब्लॉक के कक्ष है ना, सामान्यतः ये कैसे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, भरे जाते हैं। तो जो पूरा तरीका से क्या होगा, भरा होगा, वो कैसा दिखाता है, वाइट दिखाएगा। कैसे लवण बनेगा, सफेद दिखाना, है ना, रंगहीन लवण बनते हैं। और बाकी जैसे ये मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये एक मिटा देता हूँ, तो क्या जो बनेगा वो कैसा होगा, रंगीन होगा। इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके थे, है ना, इसलिए इसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, ये सब पहले देख चुके हैं हम लोग। फिर ये देखिए, ये भी बोल, यहाँ भी दे ही दिया कि पहले देखिए ऐसा करके, है ना। लघु उत्तरी में अपन सारे चीजों के ऊपर बात कर चुके हैं। उदाहरण देते हुए संक्रमण धातुओं के रासायनिक, है ना, रसायन के निम्नलिखित अभिलक्षणों का कारण बताइए, ठीक है। संक्रमण धातु का निम्न ऑक्साइड क्षारीय है, जबकि उच्चतम ऑक्साइड उभयधर्मी या अम्लीय है, ठीक है। संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों के फ्लोराइड अयस्कों के में प्रदर्शित होती है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। संक्रमण धातुओं में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में बंध बनाने में थोड़े से इलेक्ट्रॉन की क्या है थोड़े से इलेक्ट्रॉन ही प्रयुक्त होते हैं, अतः ये आसानी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, अतः ये क्षारीय होते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था में प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है तथा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, अतः क्षारीय होंगे। लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, है ना, नाभिक आवेश अधिक होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह मुख्य रूप से अम्लीय होते हैं तथा कभी कभी उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है क्या होता है, सामान्यतः ये कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण क्या होता है, उच्च होता है, क्या होता है, क्योंकि ये एकदम से ये क्या करते हैं, इनका ऑक्सीकरण क्या होता है, उच्च होता है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। कभी कभी कैसा शो करते हैं, देखिए +7 +4, ठीक, ऐसा भी ऑक्सीकरण शो करते हैं, इसलिए क्या है, इनका ऑक्सीकरण उच्च होता है, ठीक है। इसके कारण ये क्या करते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति भी होती है, अतः ये क्या है, अम्लीय है, क्या है, अम्लीय है। फिर ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन की अत्यधिक विद्युत ऋणता तथा छोटे आकार के कारण धातुओं को उच्च ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर देती है, अतः संक्रमण धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों तथा फ्लोरीन में ही होती है। ऑक्साइडो मतलब ऑक्सीजन भी क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, और ऑक्सीडेशन नंबर -2, मतलब ये क्या है,
और इसका साइज कहता है छोटा होता है। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या संयोजकता, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है सबसे ज़्यादा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन है, तो वो फ्लोरीन है। ये कैसा, ठीक है। फिर फिर क्या बोला, धातु ऑक्साइडो है ना, ऋणात्मक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। संक्रमण धातुओं को है ना, संक्रमण धातुओं के ऑक्सी है ना, ऑक्सी ऋणायन बनाने के लिए इनके ऑक्साइडों को अम्ल या क्षार से क्रिया करवाते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, इनका जो भी ऑक्साइड होगा, जैसे मान लीजिए कि डी ब्लॉक में आने वाले कोई भी क्या है एलिमेंट है, इसके जो ऑक्साइड है इसको क्या करेंगे, किसी भी अम्ल या क्षार से क्या करेंगे, क्रिया करवा देंगे, है ना, क्रिया करेंगे। चूंकि ऑक्साइडों में धातु का ऑक्सीकरण उच्च होता है, अतः ऑक्सी ऋणायन में भी धातु का ऑक्सीकरण अंक उच्चतम होता है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के अभिलक्षणों की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वर्गों, है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको भी दिखेगा। प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के अभिलक्षणों की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वर्गों के संगत तत्वों के क्षैतिज वर्गों में तुलना कीजिए। ठीक है, फिर क्या बोला है इसी का था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का महत्व। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D कक्षों में भरे जाते हैं, जबकि द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4D एंड 5D में भरे जाते हैं। फिर क्या बोला, ऑक्सीकरण विन्यास, क्या ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण विन्यास। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऑक्सीकरण क्या अवस्था क्या होती है, +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य होती है तथा इनमें से तत्व स्थायी संकुल बनाते हैं। लेकिन द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे ये स्थायी संकुल बनाते हैं। उदाहरण दे दिया है, क्रोमियम क्लोराइड का दे दिया है। ठीक है, क्रोमियम क्लोराइड क्या है, स्थायी है, लेकिन क्रोमियम वर्ग के एमओ तथा डब्ल्यू में ऐसे संकुल नहीं बनते। इसी प्रकार पीटी है ना, प्लेटिनियम और फ्लोरीन का बात किया, तथा OSO4 स्थायी यौगिक हैं, जबकि पीटी तथा OS के वर्ग ऊपर वाले तत्व ऐसे यौगिक नहीं बनाते। फिर क्या बोला, आयनन इंथैल्पी, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन इंथैल्पी क्या होती है, उच्च होती है, ऐसा बोला। फिर परमाणु आकार, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तत्वों के परमाणु आकार प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है, लेकिन लैंथेनाइट संकुचन के कारण द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। ठीक है, लैंथेनाइट संकुचन देखें क्या चीज होता है। ठीक, फिर क्या बोला, डी तथा एफ ब्लॉक में अंतर, क्या बोला, डी तथा एफ ब्लॉक के में क्या क्या अंतर है उसको देखते। तो क्या बोला, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, डी, हम लोग डी देख रहे हैं ना, डी ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, n-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं। क्या बोला, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, n-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं, और अतः डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक को क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक में क्या, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व। फिर क्या बोला, एफ ब्लॉक के तत्व, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, है ना, जब हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो n-2 एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, अतः संक्रमण तत्व, या है ना, इनको क्या बोलते हैं, अंतर संक्रमण या एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ये कई बार हमको MCQ में पूछेगा, है ना, संक्रमण तत्व की इसको डी ब्लॉक को और अंतर संक्रमण एफ ब्लॉक को। ठीक है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो सकता है कि MCQ में दे दिया, है ना, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जनरल m-1d, और इसका क्या होता है n-2 f। ठीक है, ये f ब्लॉक का है ना, और ये d का है। फिर इनके अंतिम व इनमें अंतिम व उसके पूर्व के n व n-1 कक्ष अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, n व n-1 क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। फिर अंतिम व इसके पूर्व के दो n व n- कक्ष क्या होते हैं, तथा n2 कक्ष भी क्या होंगे, अपूर्ण होंगे। इसमें n होगा और n1-1 तथा इसमें n2 भी होगा। ठीक है, फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, n-1 d 1 से लेके 10 तक। ठीक है, और क्या होगा, इनका क्या होता है n-,
2f 1 से लेके 14 तक। f में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? f कोश में 14। फिर ये तत्व प्रकृति में सामान्य मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्य मात्रा में उपलब्ध। लेकिन जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं जिनको क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REE बोलते हैं, है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं? ये तत्व दुर्लभ हैं। कैसे हैं? दुर्लभ आता है, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं, है ना, अवस्था प्रदर्शित करती है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? परिवर्तित होता है। हम लोग पहले देख चुके। कभी कभी क्या करते हैं? सामान्य 2+3, है ना, +2 +3 ऐसा दिखाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या करते हैं? +7 तक चले जाते थे। Mn का देखिए हम लोग, है ना। फिर ये F ब्लॉक के क्या है? ये केवल कुछ क्या बोला? ये कुछ एक्टिनाइड में ही परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते, बाकी सबका क्या होता है? संयोजकता लगभग सेम होगा, है ना। फिर ये क्या है? तत्व स्थायी होते हैं। और ये क्या है? कम स्थायी और अधिकांश रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब ये लगातार निरंतर क्या करते हैं? रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। रेडिएशन, है ना, विकिरण क्या करते हैं? छोड़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये इसमें अंतर था। फिर क्या है अगला प्रश्न हमारा? संक्रमण तत्वों के लिए निम्न व्याख्या कीजिए। परमाणु तथा आयनिक आकार में परिवर्तन, फिर आयनन एंथैल्पी और संकुल यौगिक बनाना। ठीक है, तो इसको देखते हैं। परमाणु तथा आयनन आकार में परिवर्तन। संक्रमण तत्वों में किसी श्रेणी के बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आकार घटता है। केवल संक्रमण श्रेणी में नहीं, लगभग हमारा क्या, हम लोग आवर्त सारणी में क्या करेंगे? बाएं से क्या करेंगे? दाएं जाएंगे तो क्या होता है? आकार क्या होता है? घटता है। तो हम लोग ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? आकार घटेगा। फिर क्या बोला? आकार में कमी होती है। क्यों होती है? उसका कारण है ना, है। इसी प्रकार संक्रमण श्रेणी के आयनिक त्रिज्या, है ना, सामान्य आवेश का मान भी कम होता है, क्योंकि d इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिकीय आवेश बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत आकर्षण में वृद्धि होती है। ठीक है, क्यों होता है भाई? कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। बढ़ने के कारण क्या होता है कि बढ़ने के कारण आवेश क्या हो गया? धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है? धीरे 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 आकार क्या होता जाता है? छोटा होते जाता है। आकार क्या होता जाता है? छोटा होते जाता है हमारा। ठीक है, फिर आयनन एंथैल्पी। संक्रमण तत्वों में किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः एंथैल्पी में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, लेकिन आयनन एंथैल्पी में भी वृद्धि आपेक्षिक रूप से कम होती है, जिसका, है ना, कोश का परिरक्षण प्रभाव है। इनकी द्वितीय तथा तृतीय आयनन एंथैल्पी में वृद्धि बहुत कम होती है। ठीक है, क्या होगा जब हम लोग क्या करेंगे? बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? इनका आयनन एंथैल्पी बढ़ेगा, लेकिन जो दूसरे और जो तीसरे होंगे उसमें क्या होगा? आयनन एंथैल्पी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एकदम कम बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? संकुल यौगिक बनाना। संक्रमण तत्वों द्वारा, है ना, संलग्नी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के साथ उपसह संयोजी या संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? निम्न कारण होते हैं। प्रवृत्ति निम्न कारणों से होती है। ठीक, संक्रमण धातु, है ना, संक्रमण धातु आयनों का आकार छोटा होता है तथा नाभिकीय आवेश अपेक्षाकृत उच्च होता है। नाभिकीय आवेश कैसा होता है? उच्च होता है। फलता ये अन्य आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर क्या है? लिगेंड द्वारा, है ना, प्रदत्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त संख्या में रिक्त डी कक्ष उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इस कारण से फिर संक्रमण धातुओं के निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। धात्विक लक्षण मिश्र धातु का निर्माण परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में, है ना, तथा परिवर्ती संयोजकता। ठीक है, चलिए देखते जाते हैं क्या क्या बात है। धात्विक लक्षण, है ना, सभी संक्रमण धातु कैसे होते हैं? धातु होते हैं, क्योंकि यह बाह्यतम कोश में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जिसमें है ना, जिन्हें ये आसानी से क्या करते हैं, त्याग देते हैं। धातु किनको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या है, धातु है। ठीक है, त्याग सकते हैं। ये सभी प्रायः ठोस, तन्य, आघातवर्धनीय, उच्च घनत्व व विशेष धात्विक चमक वाले होते हैं। ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए तथा ये मिश्र धातु क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, फिर मिश्र धातु का निर्माण। मिश्र धातु का निर्माण हम लोग क्या लघुत्तरीन देख चुके हैं पहले भी, पहले वाले है ना वीडियो में, आपको लेक्चर में दिख जाएगा। फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। क्या है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, क्या है, संक्रमण तत्वों के है ना N-1 संक्रमण तत्व N-1D कक्ष तथा NS कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से अधिक अंतर नहीं होता, जिससे D व S दोनों कक्षों के इलेक्ट्रॉनिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कैसे ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, एक से अधिक, जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती संयोजकता कहलाती है। D3 श्रेणी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, भी बढ़ती है। जैसे जैसे क्या होगा, अब इसमें डी कक्ष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे जाते हैं। तो जैसे क्या होगा, जैसे जैसे क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ते जाएगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये Mn का एग्जाम्पल दिया, अधिकतम कितना होता है, 7 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, है फिर Zn परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, केवल 2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके डी कक्ष पूर्णतः भरे होते हैं। कैसे होते हैं, N-1, और डी कक्ष क्या होता है, पूरी तरीके से भरा होता है। डी कक्ष पूरी तरीके से भरे होने के कारण क्या होता है, ये परिवर्ती संयोजकता क्या नहीं कर पाता, प्रदर्शित नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, ये देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है ना। TiO2 सफेद होता है जबकि TiCl3 रंगीन होता है, क्यों, देखते जाइए। TiO2 में Ti कैसा है, उसकी अवस्था कैसी होती है, T4, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है T0, तो ये क्या होगा, सब है ना 0। तो अतः इसका क्या होता है, अभाव होता है ना। DD संक्रमण नहीं हो पाने के कारण कैसा होता है, TiO2 क्या होता है, सफेद होता है, जबकि ये कैसा होगा, Ti3 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, 3D1 होगा। क्या होता है, 3D1। अब मैं क्या बोला था, जो भरा होगा या जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसा लवण बनता है, रंगीन लवण बनेगा। और वो क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर पूरी तरीके से भरा होगा या पूरा खाली होगा, तो क्या बनता है, सफेद अपना क्या बनेगा, सफेद लवण बनेगा। फिर क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुणों को स्पष्ट कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनके चुंबकीय गुणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, है ना, प्रति लौह चुंबकत्व, लघु लौह चुंबकत्व, ये पांचों चीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जब किसी पदार्थ में उपस्थित, है ना, जब किसी पदार्थ में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, सभी क्या हो, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, तो क्या होगा, प्रति चुंबकीय होगा। एग्जाम्पल दे दिया, जिंक, है ना, जिंक का क्या होगा, जिंक का क्या होता है, 3D10। 3D10 मतलब क्या, इसके क्या है, इसके सभी क्या है, भरे हुए हैं। डी कोश में क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। फिर अनुचुंबकीय, ये है ना, यह गुण पदार्थ के है ना में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो वैसे अनुचुंबकत्व क्या होता है, बढ़ते जाता है। फिर लौह चुंबकत्व, ठीक है, क्या होगा, Fe, कोबाल्ट, निकेल, है ना, फेरो चुंबकीय होते हैं, क्योंकि इसमें चुंबकीय इन्हें चुंबकित भी कहा जा सकता है। चुंबक के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, चक्रण समांतर हो जाता है। कैसा हो जाता है, समांतर हो जाता है, और ये स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकत्व, वे पदार्थ जिनमें आधे इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक प्रकार से तथा आधे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण दूसरे प्रकार से होता है। अब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरफ घूम रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस तरफ घूम रहा है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। कैसा कर देते हैं, काट देते हैं। इसीलिए देखना, जो भरा होगा वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय, और जो क्या होता है, जो भरा होगा वो प्रतिचुंबकीय, और जो कम भरा होगा वो, या पूरा जो
भरा कम भरा होगा वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, यहाँ देखा प्रतिचुंबकीय क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ घूम रहा है तो क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों तो क्या है, दोनों निगेटिव एक दूसरे के, एक प्लस बना रहा है एक माइनस, दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को बराबर कर देते हैं, तो वो प्रतिलौह चुंबक हो जाता है। ठीक है, फिर लघु लौह चुंबक वे पदार्थ जिन्हें क्रमशः रूप से विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन पंक्तिबद्ध होते हैं, किंतु इलेक्ट्रॉनों के परिमाण की अपेक्षा संख्या ऐसी होती है कि, है ना, एक परिणामी आघूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, वे लघु लौह चुंबकीय होते हैं। ये क्या होते हैं, ये दोनों के बीच के लघु चुंबकत्व और प्रति लौह चुंबकत्व के बीच वाले होते हैं। ठीक है, फिर अपना लेंथेनाइट श्रेणी की विशेषता है, लेंथेनाइट श्रेणी की कुछ विशेषता है, तो कौन कौन सी विशेषताएं उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइट तत्वों की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था, है ना, +3 होती है। कितनी, लेंथेनाइट की कितनी होती है, +3 होती है। La है ना, La3+ का विन्यास क्या है, Xe54 जैसा होता है, जो कि अत्यधिक स्थायी है। कुछ तत्व, है ना, +2 और +4 ऑक्सीकरण भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 2 या 4 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद वो स्थायी हो जाते हैं। स्थायी F7 या F क्या हो जाते हैं, 4 विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लेंथेनाइट। ये लास्ट में क्या बोला जी चलिए, हाँ, ये लास्ट में क्या बोला, है ना, ये कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ कैसे होते हैं, ऐसे भरे होते हैं। तो ये क्या करते हैं जनरली, है ना, अब ये क्या है, अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, कई बार अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे त्याग देते हैं और किस में आ जाते हैं, F7 वाले कंडीशन में आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाते हैं। फिर क्या बोला, इनकी भौतिक अवस्था, सभी लेंथेनाइट मृदा, है ना, मृदु आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, है ना। ठीक है, भौतिक गुण बता रहा है इसका। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इनकी परमाणु आयन व घनत्व में क्या होता है, वृद्धि होता है। फिर चुंबकीय गुण, तत्वों के चुंबकीय गुण उनके आय, है ना, अभी हम लोग बात की तत्वों के जो चुंबकीय गुण हो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कैसे भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे भरे हुए हैं, पेयर में होंगे सारे। यदि युग्मित होंगे तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, और अयुग्मित होंगे तो अनुचुंबकीय। तो इसको पढ़ेंगे समझ आएगा। सक्रियता, लेंथेनाइट की रासायनिक सक्रियता बहुत में कम अंतर होता है। सभी लेंथेनाइट की रासायनिक संयोजकता कैसे, सॉरी, सक्रियता कैसे लगभग समान होती है, चाहे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ भी हो। ठीक है, यौगिकों की विलेयता, है ना, लेंथेनाइट के फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फास्फेट, क्रोमेट तथा ऑक्जेट जल में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं। दूसरी तरफ लेंथेनाइट के, दूसरी तरफ लेंथेनाइडों के क्लोराइड, नाइट्रेट, एसीटेट, है ना, परक्लोरेट आदि जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो जल में कौन से, कुछ लोग, कुछ इसके क्या है, विलेय होते हैं, कुछ अविलेय होते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके थे, लेंथेनाइट के गुण थे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, चलिए।